गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस स्वतः विखंडन को अवरोधित करने वाली विभवरोधिका। कल हमने पढ़ा था स्वतः विखंडन के लिए सममित के लिए शर्त z² की वैल्यू जो है 15 से क्रॉस होनी चाहिए। अब है कि स्वतः विखंडन को अवरोध करने वाले कौन कौन से कारक है। उस कारक में फर्स्ट पढ़ते हैं विभवरोधिका। विसंगतियों की व्याख्या था। स्वतः विघटन की प्रक्रिया को अवरोधित करने वाले घटकों को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, विभवरोधिका या पोटेंशियल बैरियर की अवधारणा का उपयोग किया। अर्थात उसको स्वतः विखंडन को नाभिक को जो विखंडित होने से रोकने में जिनकी भूमिका है वो क्या होगी, पोटेंशियल बैरियर या विभवरोधिका। स्वतः विघटन को अवरोधित करने वाली विभवरोधिका को नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया की व्युत्क्रमानुपाती प्रोसेस इन रिवर्स ऑर्डर। स्वतः विखंडन को अवरोधित करने वाली विभवरोधिका को नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया की व्युत्क्रमिता द्वारा समझा जा सकता है। अर्थात मानो दो भार हल्के नाभिकों को जोड़ करके भारी नाभिक का उत्पाद बनाया जाए तब क्या होगा। माना दो सममित उत्पाद नाभिक या प्रोडक्ट न्यूक्लियस जिनका द्रव्यमान संख्या a/2 तथा परमाणु क्रमांक z/2 है, दूर से एक दूसरे के निकट आते हैं तथा अंत में आकर के ये एक नए सममित गोलीय आकार के नाभिक का निर्माण करते हैं। ऐसा करने पर कूलॉम के नियमानुसार इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा EC इजिकल टू क्या होगी, कूलॉम एनर्जी की कूलॉम स्थितिज ऊर्जा के अकॉर्डिंग K Q1 Q2/R, जहाँ K 1/4πε0, Q1 की वैल्यू Ze/2, Q2 की वैल्यू Ze/2 अपॉन उन दोनों के बीच में दूरी जो है वो R के अकॉर्डिंग। देन हम फॉर्मूले को उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखा EC इजिकल टू 1/4πε0 Ze/2 अपॉन R। यहाँ पर R 2R पर जस्ट टच करने लगते थे, इनके मध्य नाभिकीय आकर्षण नाभिकीय बल यानी अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता। तब इस स्थिति में परिणामतः स्थितिज ऊर्जा कूलॉम ऊर्जा से कम हो जाती है। तो विखंडित उत्पादनों के मध्य स्थितिज ऊर्जा के दूरी के साथ परिवर्तन को हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग शो कर रखा है, जहां हमने डंबलाकार आकृति में बराबर इसको शो कर रखा है। फर्स्ट जो है ये दोनों पार्टिकल है R त्रिज्या के अलग अलग है, फिर वो B पोजीशन में पास में आए, C में दोनों जुड़ गए और D पोजीशन के अंदर ये दोनों आपस में मिल गए, यानी कि जीरो कंडीशन पे है, यानी दूर दूर है, तब वो पार्टिकल जो है पॉजिटिवली यानी कि मास एनर्जी जो है वो बढ़ती हुई, यानी कि यहाँ पर जो एक बड़ी लाइन से जो शो कर रखी है, एक डॉटेड लाइन शो कर रखी है जो 2R के ऊपर इनकी मैक्सिमम होनी चाहिए, जो कूलॉम ऊर्जा के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जो शो कर रखी वो उसकी कूलॉम एनर्जी को शो कर रही है। इस कर्व के पॉइंट A B C D को हमने नीचे फिगर दे रखे अलग अलग इसके अकॉर्डिंग है। ए कंडीशन के ऊपर जब दोनों पार्टिकल दूर दूर है तब उसकी एनर्जी EC इजिकल टू K² Z² का होल स्क्वायर। जब B सिचुएशन की कंडीशन आती है यानी कि उसको स्पर्श करने की स्थिति में आते हैं तब EC इजिकल टू दिस कंडीशन पे EC इजिकल टू Q के इक्विवेलेंट। जब दोनों पार्टिकल जुड़ जाते हैं लगभग पास होकर के 2R कंडीशन पे तब C फिगर में जो दे रखी वो और दोनों जुड़ करके जब एक गोलीय सममितता बना देते हैं तब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाती है। तब पार्टिकल यहाँ यानी कि नीचे जो दे रखे हमने दो अलग अलग पार्टिकल A B C D अलग पहले अलग अलग थे, इनकी रेडियस R है तथा इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल R के इक्विवेलेंट। जब वो पास कंडीशन में बराबर पास में आ जाते तब उनके दोनों के बीच की दूरी, उन नाभिकों के बीच की दूरी जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गई, 2R के इक्विवेलेंट। तो इस ग्राफ को शो कर रखा है कि AC जब पार्टिकल दूर दूर से तब वो ABCD कर्व को फॉलो करते हुए इनके बीच की एनर्जी जो है कूलॉम स्थितिज ऊर्जा वो धीरे धीरे चेंज होकर के नाभिकीय बंधन ऊर्जा में परिवर्तन होती है। अर्थात अल्पकालिक स्पर्श की स्थिति में अल्पकालिक यानी B कंडीशन के अकॉर्डिंग कूलॉम ऊर्जा EC इजिकल टू 1/4πε0 Ze/2 अपॉन 2R मीन्स 1/4πε0 Z² अपॉन 8R। चूँकि नाभिक की त्रिज्या R इजिकल टू R0 A/2 की पावर 1/3 है, अर्थात R0 इजिकल टू 1.45 × 10⁻15 मीटर लिया। देन EC इजिकल टू 1/4πε0 Z² अपॉन 8R0 A/2 की पावर 1/3। टोटल वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू मिले हमें EC इजिकल टू 0.156 Z² अपॉन A की पावर 1/3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम 238 नाभिक के लिए EC इजिकल टू अप्रोक्सीमेटली जो हमें एनर्जी मिली वो 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग। अर्थात जस्ट स्पर्श की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा EC विभव प्राचीर की ऊंचाई कहलाती है। जस्ट
स्पर्श की स्थिति के टाइम में जो कूलॉम एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है वो विभव प्राचीर यानी कि विभव मीन्स उसको पार्टिकल को अलग करने की कंडीशन की उच्चतम दीवार जो है उसकी ऊंचाई कहलाती है। अर्थात ऊर्जा EC से अधिक मान होने पर ही स्वतः विखंडन संभावित होना चाहिए। तो विखंडन प्रक्रिया में स्वतः विखंडन के लिए प्रतिबंध होना चाहिए EF माइनस EC इज ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू 0, अर्थात A⁴ माइनस 2.6 AC प्लस 0.37 AC जेड स्क्वायर बाई ए माइनस 0.156 जेड स्क्वायर बाई ए ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू 0। यहाँ AS तथा AC के मान क्रमशः 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 0.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखने पर यहाँ जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें जेड स्क्वायर बाई ए ग्रेटर देन 3.38 इंटू 0.064 देन 15। तो यहाँ पर अगर हम उस वक्त जो पहले हमने कैलकुलेट किया जहाँ सममित न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूशंस होता था उसके अंदर शर्त रखी थी, या जो शर्त थी हमारे पास वो क्या थी, जेड स्क्वायर बाई ए, जहाँ हम विभव प्राचीर को या उसको विखंडित करने में अवरोध पैदा होने वालों को नेग्लेक्ट करके चले थे, तब हमारे पास जेड स्क्वायर बाई ए की जो वैल्यू थी वो 15 के अकॉर्डिंग आई थी। लेकिन यहाँ विभव प्राचीर को हमने ध्यान में रखते हुए जब इसको कैलकुलेट किया तब जो वैल्यू प्राप्त हुई वो हमारे पास जेड स्क्वायर बाई ए ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू 53, अर्थात कूलॉम विभव प्राचीर की उपस्थिति में कूलॉम विभव प्राचीर की उपस्थिति में यह प्रतिबंध नाभिकों के स्थायित्व की सीमा कहलाती है। वास्तव में यह देखा गया कि नाभिकों के स्थायित्व की यह सीमा वास्तविक सीमा 54 से अधिक है। इस विसंगति को क्वांटम यांत्रिकी में सुरंगन प्रभाव के द्वारा समझाया जा सका है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो वास्तविक देखा उसकी कंडीशन क्या है, 54 है, लेकिन यहाँ पर ये 55, 53 जो आ रहा है ये वैल्यू उससे ज़्यादा है। अर्थात क्वांटम यांत्रिकी का जो इफेक्ट है टनल इफेक्ट उसके प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है। यानी विभव प्राचीर की ऊंचाई को क्रॉस किए बगैर उसके बीच में से यानी कि उसकी ऊंचाई से कुछ कम डिस्टेंस के ऊपर वहाँ पर टनल करके पार्टिकल एक साइड से मूव कर जाते हैं। इस इफेक्ट को क्या कहा हमने, सुरंगन प्रभाव क्वांटम मैकेनिक्स में। देन इस विसंगति को दूर करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिकल का टनल इफेक्ट द्वारा समझाया जाता है। दूसरा इस चीज़ को हम देखें तो जेड स्क्वायर बाई ए का मान एक जेड बाई ए नाभिक के स्वतः विखंडन के लिए स्थायित्व को निर्धारित करता है। अर्थात इसमें मुख्यतः कूलॉम ऊर्जा और पृष्ठीय ऊर्जा पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ जेड स्क्वायर बाई ए ग्रेटर देन इक्वलेंट 53 प्रतिबंध में विखंडन के समय नाभिक में उत्पन्न विकृति पर ध्यान नहीं दिया जाता। नाभिक के द्रव बूंद में विखंडन से पहले होने वाले दोलनों के प्रभाव का उपयोग कर बोर और व्हीलर ने जेड स्क्वायर बाई ए ग्रेटर देन 54 की सीमा द्रव बूंद मॉडल के आधार पर प्राप्त की। इसी कारण यूरेनियम 232 और अन्य नाभिकों के स्वतः विखंडन के लिए अर्ध आयु अधिकतम होती है।